जब भी आपसे सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है तो फिर आप लोगों को उसमें डेरिवेशन या कुछ भी नहीं डालना है, सीधे से आपको जो आप ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं फॉर्मूला उसको आपको पुटअप करना है और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो हम एक बार आप लोग के साथ वाला फॉर्मूला वापस से लिख देते हैं जो हम लोगों ने डिराइव किया था। हम लोगों ने डिराइव किया था एक्स टी इज इक्वल टू 80 x0 माइनस बी अपॉन 1 माइनस ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए, जिसको हम लोग कहा था कि दिस इज द सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंस इक्वेशन। किसी भी अंतर समीकरण को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको उसको सोल्यूशन देगा। ठीक है, अब ये है कि ये जो हम लोग ने फॉर्मूला डिराइव किया था, ये वाला जो अभी हम लोग ने ऊपर लिखा है, ये हम लोग ने किस इक्वेशन से डिराइव किया था? तो याद करिए, इक्वेशन का फॉर्म कुछ ऐसा था जिसको हम लोग ने धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करके सॉल्व किया, टू ए एक्स टी माइनस 1 प्लस बी टी। ठीक है, जहां पर टी आपका टाइम पीरियड है दोनों केस में। तो आपको जब भी क्वेश्चन एग्जाम में दिया होगा तो आपको इस फॉर्म में इक्वेशन दिया होगा। अब वो टी माइनस 1 टी प्लस 1 या टी माइनस 2 कुछ भी हो सकता है, बट हम फॉर्म की बात कर रहे हैं। इस फॉर्म में दिया होगा और आपको सॉल्व करके उसको इस फॉर्मूले के थ्रू एक ऐसा फॉर्म देना है जिसमें आप टी की कोई भी वैल्यू रखें, आप टी की कोई भी वैल्यू रखें, आपको एक्स की वैल्यू मिल जाए। एक्स आपका क्या है यहाँ पर, जो आप जिसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो आपका वेरिएबल है। ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव में कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को क्लियर होगा कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया हुआ है। नहीं आ रहा है इसलिए हम लोग उसको कांस्टेंट अज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक है,
तो इस फॉर्मेट में इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के बाद जो वैल्यूज आप लोगों ने ऊपर डिराइव की हैं, इसको फॉर्मूले में पुटअप करिए और डायरेक्टली और इस डिफरेंस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो yt इज इक्वल टू, ये जो आपका 80 है इसकी जगह -7 रेज टू द पावर t। टी की वैल्यू हम अभी क्यों नहीं पुटअप कर रहे हैं कहीं पे, बिकॉज टी तो डिपेंड करता है कि हमें किस टाइम पीरियड के लिए वर्कआउट करना है, उसके हिसाब से हम लोग बाद में टी की वैल्यू पुटअप कर लेंगे। ठीक है, फिर आपका y0 की जगह आप 5 रखेंगे एंड फिर -b/1 - a, तो b की जगह 16, 5 -16/1 - a। a तो पहले से ही -7 था, तो 1 - a यानी 1 + 7 हो जाएगा। ठीक है, एंड प्लस b है आपका 16, 16/1 - a यानी अगेन 1 + 7। ठीक है, सॉल्व करिए और देखिए क्या आ रहा है। इस ब्रैकेट की वैल्यू बताइए। थ्री। अब नेक्स्ट वाले की बताइए। ये 2 आएगा। ठीक है, तो ये जो आपका आया, अब ये है आपका सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन। अब ये सॉल्यूशन कैसे, अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब ये कैसे, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से बोला कि जब भी आप सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस डिफरेंस इक्वेशन को जो आपको क्वेश्चन में दिया है, उस डिफरेंस इक्वेशन को एक ऐसे फॉर्म में लेकर आए जिसमें कि आपको y की किसी भी साल की वैल्यू अगर पता है तो आप y की किसी और भी साल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको, आपने ये जो फॉर्म लेकर आया है इसमें आप t की जो भी वैल्यू रखेंगे उसके हिसाब से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। t की कोई भी वैल्यू रखने का क्या मतलब है, ये नहीं कि आपका मान लीजिए आपने 2011 से लेके 20 तक 2020 तक का डेटा लिया है तो आप y की वैल्यू 2011 2012 ये नहीं रखेंगे। मैंने आपको क्या कहा था कि जितने भी आपके हैं नंबर ऑफ ईयर्स या जो नंबर ऑफ मंथ्स हैं जो भी आप ले रहे हैं उसको आप नंबरिंग करेंगे। तो क्योंकि हमारी केस में इन्होंने इनिशियल वैल्यू को y0 से डिपेक्ट किया है, तो और हम मान लें अगर कि हमारा सबसे पहला साल एनालिसिस में जो हम ले रहे हैं वो 2011 है, तो हम 2011 को y0 मान लेंगे, सॉरी 0 मान लेंगे। 0 तो हम टी को टाइम पीरियड की बात करें, 0 मान लेंगे। और तब से लेके आपका 2020 तक हम 1 2 3 4 इस तरीके से मार्क करेंगे। तो हमारे लिए जो ये आपका ईयर है या जो भी आप लेंगे उसको हम लोग नंबर्स में रिप्रेजेंट करेंगे और वो नंबर्स हम लोग यहाँ पर रखेंगे, तो हमें y की वो वैल्यू मिलेगी जो उस पर्टिकुलर ईयर में या पर्टिकुलर मंथ में रही होगी। सबसे पहले इसको चेक करने के लिए सबसे इजीएस्ट तरीका होता है कि y0 की ही वैल्यू रख लीजिए, t को 0 मान के y0 को निकाल लीजिए, क्योंकि t आपको क्या है, 0 टाइम पीरियड पे यानी इनिशियल टाइम पीरियड पे आपको y की वैल्यू पता है, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका इक्वेशन सही वैल्यू आपको दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो अगर हम सबसे पहले ये मान लें कि ये इक्वेशन को हम लोग t इज इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ये y0 इज इक्वल टू -7 रेज टू पावर 0 इंटू 3 + 2। तो कोई चीज अगर रेज टू पावर 0 है तो उसकी वैल्यू आपकी 1 होती है, तो 3 × 1 आपकी 3 हो जाएगी, +2 दैट इज इक्वल टू 5। तो y0 इज इक्वल टू 5 जो आपने इस इक्वेशन से वर्कआउट किया है। इसी तरीके से अगर आपको अगर हम t को 1 ले लें, पहले टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं, तो yt की जगह हम y1 लिख देंगे। तो y1 इज इक्वल टू -7 रेज टू पावर 1 इंटू 3 + 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -21 + 2, तो ये हो जाएगा आपका -19। तो फर्स्ट टाइम पीरियड में y की वैल्यू -19 है। अब आप देखेंगे जाके कि आपके लिए वन टाइम पीरियड का क्या मतलब था। तो अगर हमारे केस में वन टाइम पीरियड का मतलब हम 2012 की बात कर रहे हैं, या आप देखेंगे कि आपके लिए 0 टाइम पीरियड का क्या मतलब था, तो आप कहेंगे 0 टाइम पीरियड का मतलब हमारा 2011 है। तो ये अब ये एक ऐसा इक्वेशन हो गया है जिसमें कि आप जो भी वैल्यू रख लीजिए, जो भी जिस भी साल का आप निकालना चाहें, आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो यही हम आप लोग को स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन क्या बताता है। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन का मतलब ये है कि आप किसी दिए हुए डिफरेंस इक्वेशन को, डिफरेंस इक्वेशन पहले आप आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं, मैंने आप लोग को बता दिया, जिसमें आप टाइम एलिमेंट में की लैग्ड वैल्यूज लेते हैं, आप चाहे माइनस में लीजिए चाहे प्लस में लीजिए, ठीक है। तो आपको अगर कोई डिफरेंस इक्वेशन दिया हुआ है और आपने उसको सॉल्व करके इस फॉर्म में ले आए जिसमें अब कोई लैग्ड वैल्यू नहीं है, लेकिन अब इसमें है कि आप टी की जो भी वैल्यू रखते हैं आपको वाई की वैल्यू पता चल जाएगी, तो वो आपका सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन होता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है तो अब हम क्वेश्चन देते हैं, आप लोग करेंगे। चलिए अब x के फॉर्म में आप लोगों को देते हैं, xt इज इक्वल टू 2xt माइनस 1 प्लस 4 वेयर x0 इज इक्वल टू 1। इनिशियल कंडीशन दी है कि x की वैल्यू 1 है एंड आपका जो डिफरेंस इक्वेशन है वो है xt इज इक्वल टू 2 इंटू xt माइनस 1 प्लस 4। t इज इक्वल टू 1 से रिपीट कर दूं मैं, हम ये कह रहे थे सत्यम, अगर t इज इक्वल टू 1 है तो आप ये जो फॉर्मूला आपका, ये जो आपका सोल्यूशन आया इसमें t, इस वाले t की जगह और इस वाले t की जगह आप 1 वैल्यू रखेंगे, तो -7 रेज टू पावर 1 हो गया, यानी कि -7 और इंटू 3, तो 7 3 21 -21 प्लस 2, तो आपका -19 आ गया। आप कोई और तो आपने ये जो निकाला ये y1 था, अगर आप t इज इक्वल टू 2 रख देंगे यहाँ पे तो आप y2 की वैल्यू निकालेंगे। तो डिपेंड करता है कि आप क्या वर्कआउट करना चाह रहे हैं, किस साल की वैल्यू वर्कआउट करना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से आप लोग y की वैल्यू निकाल सकते हैं, t की वैल्यू को बस चेंज करते जाना है। लेकिन ये आप कब कर पाएंगे, जब आपने सोल्यूशन निकाल लिया है फॉर्मूले को पुटअप करके। आप ये वाला चीज यहाँ इस वाले फॉर्मूले से डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। ये जो आपको इक्वेशन दिया है ये तो एक डिफरेंस इक्वेशन था, आपको डिफरेंस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है जो कि हम लोग ने यहाँ निकाला, एंड अब उससे आप जिस भी साल की वैल्यू वर्कआउट कर सकते हैं। ये वैल्यूज आप लोगों को वर्कआउट करने की जरूरत नहीं होगी, अगर क्वेश्चन आपको पूछता है कि हाँ इस पर्टिकुलर साल की वैल्यू निकाल के बताइएगा तो अलग बात है। ये हम आप लोगों को सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा आपको एक इनिशियल वैल्यू दी होगी, जैसे हमने इसके क्वेश्चन में x0 दी हुई है, तो आप केवल क्रॉस चेक कर सकते हैं उस वाली इनिशियल वैल्यू से कि आपने जो सोल्यूशन निकाला है वो सही है या नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर y0 जो हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में कि 5 के बराबर है, तो मैंने t इज इक्वल टू 0 को रख के चेक किया कि y0 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो y0 5 आ रहा था, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है डिफरेंस इक्वेशन का वो सही है। ठीक है, तो ये चीज है आपको चेक करने के लिए हम कह रहे थे आप लोगों से। मुझे सोल्यूशन बताइए, डिफरेंस इक्वेशन का जो सोल्यूशन आया है वो तो आपने क्रॉस चेक कर लिया, वो आप लोग अपने एंड पे कर लीजिए, मुझे वो इक्वेशन बताइए जो सोल्यूशन के नाम पे आ रहा है। नहीं श्रीकांत, x0 और xt दोनों एक ही नहीं है, अभी हम लोग आते हैं उस पे। हाँ ठीक है, xt आपका आ रहा है 5 इंटू 2 रेज टू पावर t माइनस 4। श्रीकांत आप कह रहे हैं कि x0 xt एक है, नहीं, xt का मतलब है यहाँ पे t की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, t आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, जितने भी आपने आपके उसमें एनालिसिस में जितने भी टाइम पीरियड है कोई भी वैल्यू हो सकती है। और 0 का अगर t इज इक्वल टू 0 यानी कि x अगर 0 है, इसका मतलब आप सिर्फ फर्स्ट टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, सबसे पहले टाइम पीरियड की। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, यही रिजल्ट है। तो अब आप लोग इसमें देख रख के चेक कर लीजिए x0 को, x0 के लिए t की जगह 0 जाएगा, जब मैं x0 रख रही हूँ यहाँ पे इसका मतलब है हम मान के चल रहे हैं कि t की वैल्यू 0 है। ये मत सोचिए कि t और 0 एक है, नहीं, t की वैल्यू 0 भी हो सकती है, t की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है आप किस टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये आपका 5 2 की पावर 0 माइनस 4, तो 2 की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, तो 5 माइनस 4 आपका 1 आ रहा है x0। ठीक है, और वही आपका क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो पहले वाला जो आपका सबसे पहला वाला जो टाइम पीरियड दिया होता है क्वेश्चन में, उससे आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जो आप वैल्यू फाइंड आउट करके ला रहे हैं
मतलब जो आप इक्वेशन फाइंड आउट करके ला रहे हैं ये वाला, ये आपका सोल्यूशन सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करिए आप लोग। 2xt प्लस 3xt माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, जहां पर आपको दिया हुआ है कि x0 की वैल्यू आपकी -1 है। अब देखिए ये इक्वेशन है जो, हाँ शोभा, अगर पूछता है तो, यूजुअली पूछेगा नहीं, वो सिर्फ आपसे ये कहेगा कि सोल्यूशन निकालिए डिफरेंस इक्वेशन का। तो सोल्यूशन निकालने का मतलब है फॉर्मूला पुट अप करके जो आ रहा है बस वहीं तक आपको वर्कआउट करना है, आपको टाइम पीरियड कोई देगा नहीं। ये वाला जो चीज है ये तो हम आप लोग को क्रॉस चेक करने के लिए बता रहे हैं कि आप जीरो वाली वैल्यू रख के चेक कर लीजिए। अच्छा ठीक है, इस इक्वेशन पे आते हैं। ये जो इक्वेशन है इसको आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने डिफरेंस इक्वेशन के हिसाब से। तो यानी कि आपको इस पूरे इक्वेशन को xt के लिए इक्वेट करना पड़ेगा। xt के लिए इक्वेट करेंगे तब आप ये इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले इसका फॉर्म चेंज करिए। तो xt के लिए इक्वेट करने का क्या मतलब है, xt के लिए इक्वेट करने का मतलब है ये हो जाएगा -3/2 xt माइनस 1, सॉरी ये माइनस होगा -1। ये है आपका डिफरेंस इक्वेशन का फॉर्म जिसका आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है जैसा हमने लिखा था तो आपको देखना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा और गलत फॉर्म मत रखिएगा हमेशा। टी क्योंकि आपका करंट टाइम पीरियड दिखा रहा है, तो टी आप इक्वेशन आपका हमेशा जिस जिस भी वेरिएबल के साथ टी अटैच्ड है उसके लिए आप इक्वेट करेंगे और फिर आप अपना वर्कआउट करेंगे। तो अब आप यहाँ से बता सकते हैं कि हाँ ठीक है, आपका ए की वैल्यू क्या है आपकी -3/2 और बी की वैल्यू है आपकी -1 और x0 की वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में। तो अब आप लोग सॉल्व कर लीजिए। अब मुझे सोल्यूशन वाला वो बताइएगा। चेंज कैसे किया, क्या चेंज कैसे किया, ऊपर वाला इक्वेशन, ऊपर वाले इक्वेशन में सब कुछ तो लेफ्ट साइड था, इक्वल टू 0 करके तो हम सॉल्व नहीं कर सकते थे उस इक्वेशन को। तो हमें इक्वेशन को xt के लिए चेंज करना है, या yt होता तो yt के लिए करते। तो आपने हमने पूरे इक्वेशन को इक्वेट किया है, -2 होगा, ये वाला जो 2 है, अच्छा रुक जाइए, 2xt, ये इस इक्वेशन पे आई है क्वेश्चन वाले पे, 2xt इज इक्वल टू -3 xt माइनस 1 -2, ठीक है। अब ये जो 2 है जब ये इधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में पूरा डिवाइड हो जाएगा ये 2, तो क्या हो जाएगा xt इज इक्वल टू -3/2 xt माइनस 1 एंड -2/2 एंड -2/2 क्या होता है -1, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। x0 की वैल्यू शिवम -1 है, मैंने दी हुई है ऊपर क्वेश्चन में। ये तो सिंपल सा मैनिपुलेशन है, ये भी आप लोग इतना भी आप लोग को नहीं आ रहा है, यहाँ इतनी छोटी छोटी चीजों में अटक जाएंगे तो आगे कैसे करेंगे फिर आप लोग। इस क्वेश्चन से हम इस स्टेप पे आए तो इसमें तो मैंने कोई कैलकुलेशन एक्स्ट्रा नहीं लगाया, ये तो नॉर्मल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अब ये जब फॉर्म, क्योंकि हमें इस फॉर्म में चाहिए था अपना इक्वेशन, अब हम इस पे लगाएंगे डिफरेंस इक्वेशन वाला फॉर्मूला। तो इसलिए हमारा a की वैल्यू -3/2 है एंड b की वैल्यू -1 है एंड x0 की वैल्यू तो आपको दी हुई है क्वेश्चन में -1। तो उसको रख के सॉल्व करिए तीनों चीजें। xt is equal to -3/2 3 by अंकित मौर्य, ये जो बीच वाला -3/2 है इसको आप चेक कर लीजिए एक बार।
-3/5 होगा वो, -7/5 नहीं होगा। आप लोग का जो डिफरेंस इक्वेशन आएगा वो होगा xt इज इक्वल टू -3/2 होल t -3/5 और फिर -2/5। अब आपकी मर्जी है, आप इसको डेसिमल में कर लीजिए या आप फ्रैक्शन में छोड़ दीजिए, वो आप लोग की मर्जी है। तो चेक कर लीजिए, तो नॉर्मल उसमें फ्रैक्शन है शायद -3/2 ए की वैल्यू है, इस वजह से आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा कॉशियस होकर सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। yn is equal to 2/3 yn-1 प्लस 5, जहाँ पे आपको y0 की वैल्यू 2 दी हुई है। ये तो आपका सिंपल सा इक्वेशन है। अब हमने t की जगह n ले लिया, तो कंफ्यूज मत होइएगा, कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है। n भी आपका एक तरीके का टाइम पीरियड ही दिखा रहा है। हम लोग यूजुअल टर्मिनोलॉजी में t यूज कर रहे हैं हर जगह, बट दैट डजंट मीन कि क्वेश्चन भी आपको हमेशा t ही दे। तो सिंबॉलिक होता है वो, तो आप देख लीजिए, अगर कुछ और दिया है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, बट मतलब वहां पे भी वही है, एन फॉर भी टाइम पीरियड ही है। ठीक है, 2/3n इंटू -13 प्लस 15। तो आपका जो डिफरेंस इक्वेशन का सोल्यूशन है वो हो जाएगा yn इज इक्वल टू 2/3n, सॉरी, इंटू -13 प्लस 15। अब देखिए क्वेश्चन में क्योंकि इन लोगों ने n यूज किया है इसलिए हम n ही ले रहे हैं, यहाँ पर t नहीं ले रहे हैं। तो वो टर्मिनोलॉजी आप क्वेश्चन के हिसाब से उठाइएगा। अगर क्वेश्चन में t लिया हुआ है तो आप t लीजिएगा, n लिया हुआ है तो n लीजिएगा। क्वेश्चन में अगर y वेरिएबल यूज किया है तो आप y लीजिए, x वेरिएबल यूज किया है तो आप x लीजिए। डिपेंड करता है कि क्या लिया है। चेक करने के लिए आप y की वैल्यू सॉरी n की वैल्यू यहाँ पे 0 यानी कि इनिशियल कंडीशन अज्यूम करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, तो 2 ही आएगा आप लोगों का। तो देखिए इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोग से डिफरेंस इक्वेशन में पूछ सकता है, कोई बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं इसमें। बस एक लॉजिक वाली बात है कि थोड़ा सा समझ में आए कि हाँ क्या है डिफरेंस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट और क्यों हम लोग यूज करते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग केवल मैथमेटिकली इसको डील कर रहे हैं, तो आप लोग को लग रहा है कि मतलब ठीक है, उसका ऐसा अभी हमें कोई बहुत नीड नहीं है। बट जब हम लोग मॉडल्स में उसको यूज करते हैं तो आप लोग को ये तो समझ में आ गया कि डिफरेंस इक्वेशन क्यों होते हैं, एग्जिस्ट ही क्यों होते हैं। जैसे जिस भी इक्वेशन में हम लोग t-1 t-2 या t+1 t+2 एंड सो ऑन, इस तरह में हम जब किसी वेरिएबल को ले रहे हैं तो वो कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी इक्वेशन में हम लोग पुरानी वैल्यूज या आगे आने वालों की वैल्यूज को क्यों इंक्लूड करते हैं। तो जो इम्पोर्टेंस है, जो सिग्निफिकेंस है आपके डिफरेंस इक्वेशंस का कि क्यों होते हैं, वो तो आप लोग को क्लियर है। तो आगे जब आप लोग कभी इसको यूज करें इकोनॉमिक्स में तो आप लोग को वहां पे ये इजी होगा कि कभी आपको कोई एक वैल्यू दी हुई है किसी वेरिएबल की और आपको और सालों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और आपके पास उसका सोल्यूशन उसका डिफरेंस इक्वेशन दिया हुआ है, तो आप सोल्यूशन निकाल के आप उसकी हिडन या मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं।
या अगर आप मान लीजिए फोरकास्टिंग वगैरह की बात कर रहे हो, आप आगे आने वाले सालों की बात कर रहे हो, तो आप उसमें जो है उस सॉल्यूशन से आप फ्यूचर की वैल्यूज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अपनी अपना उसका एप्लीकेबिलिटी है, और भी जगह यूज होता है इसका कॉन्सेप्ट, बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप लोग को पता होना चाहिए कि क्या है। अगर आप लोगों से थ्योरी में पूछता है शॉर्ट नोट्स में डिफरेंस इक्वेशन बताइए, तो बताइएगा डिफरेंस इक्वेशन के बारे में कॉन्सेप्ट डिस्कस करिएगा, एक आध दो एग्जाम्पल दे दीजिएगा। नहीं शिवम, हम कोई नेक्स्ट कुछ नहीं बता रहे हैं, हम आप लोग के साथ जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों से थियोरेटिकल डिफरेंस इक्वेशन का क्वेश्चन पूछता है, तो आप बताइए डिफरेंस इक्वेशन क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करिए, एक आध दो इक्वेशन के एग्जाम्पल दे दीजिए, जैसे हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन लिया था उस तरह का आप कुछ और दे दीजिए एग्जाम्पल। उसके बाद फिर आप जो है ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन पे आइए। ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन में देखिए कि आपको अलग अलग, आप कितने दो तीन ऑर्डर्स भी डिस्कस कर देंगे तो सफिशिएंट है। और बताइए कि ऑर्डर ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन बताता क्या है एक्चुअली में, उसका रेलेवेंस क्या है। ठीक है, मैंने आप लोगों के साथ सफिशिएंट एग्जांपल डिस्कस कर दिया है गेस, तो आप लोग अब बुक से कर लीजिएगा। अब इससे अलग क्या ही आता है, मैंने 3-4 क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब आप लोग बुक से देख के सॉल्व कर लीजिएगा क्वेश्चन, नेट पे भी आएंगे आप लोग को मिल जाएंगे। अब डिस्कनेक्शन की जिनको प्रॉब्लम हो रही है ना, वो किसी दिन कॉलेज में आईसीटी सेल में जाके बात कर ले वहाँ पे आशुतोष सर से क्योंकि आप लोग अगर किसी सिर्फ कुछ कुछ बच्चों को डिस्कनेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो वेबसाइट का इशू नहीं है, वो आपके पर्टिकुलर अकाउंट का इशू है। तो आप लोग जिसको भी ये दिक्कत रेगुलरली हो रही है और हर क्लास में हो रही है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की क्लास हो, तो फिर आप वहाँ पे लाइब्रेरी के ऊपर आईसीटी सेल है, वहाँ जाके आप लोग जो है वहाँ पे आपको आशुतोष सर मिलेंगे, उनसे जाके अपनी प्रॉब्लम कन्वे कर दीजिए, क्योंकि अकाउंट स्पेसिफिक दिक्कत वहीं से दूर हो सकती है, हम लोग नहीं कर पाएंगे कुछ। मैं आपको युक्ति बुक से देख के आप लोगों को कुछ भेज दूंगी, तो जो है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा क्वेश्चंस। ठीक है, तो शिवम फिर वो आज की आपकी स्पेसिफिक दिक्कत थी, तो फिर मैं क्या करूं बताइए, वो कभी कभी हो सकता है नेटवर्क इशू की वजह से होगा। तो आज आप लोग की फर्स्ट यूनिट ऑफिशियली कंप्लीट कर दी है मैंने, फाइनली बहुत टाइम के बाद। हम लोग नेक्स्ट डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे अवकलन, सेकेंड यूनिट का टॉपिक है, आज नहीं कर रहे हैं, कल की क्लास में करेंगे। जिनका मैथमेटिक्स था उन लोग को आइडिया होगा डिफरेंशिएशन के बारे में, अवकलन के बारे में। थर्ड एग्जाम्पल, यही था शायद थर्ड एग्जाम्पल। कौन से टाइम टेबल में संजय, जो आप लोग का यूनिवर्सिटी वाला आया है? देखिए अभी आप लोग का कुछ सर्टेन नहीं है कैसे किस पैटर्न में होगा क्या होगा, कोई अगर यूनिवर्सिटी की नोटिस भी आई है तो आप एक मान के चलिए, ठीक है, तो उसी के हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे। अगर 2 घंटे का पेपर हुआ तो क्वेश्चन पेपर 2 घंटे के हिसाब से बनेगा, 3 घंटे का पेपर हुआ तो क्वेश्चन पेपर 3 घंटे के हिसाब से बनेगा, तो उसका आप लोग टेंशन भी मत लीजिए, उसका इशू नहीं है। अगर आपका 2 घंटे का पेपर होगा तो शायद ऐसा होगा कि आपका चार जो आपकी पेपर की यूनिट है उसमें से चारों यूनिट में से दो दो क्वेश्चन आएंगे और आपको हर यूनिट में से एक क्वेश्चन करना होगा। अगर आपका 3 घंटे का पेपर होता है जैसे पहले होता था, तो फिर आपका जैसे पहले पैटर्न फॉलो होता था वही पैटर्न फॉलो होगा। आपके 6 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 3 या 4 जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और उसके बाद हर यूनिट में से दो में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना होगा। ठीक है, राकेश हम कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को पीडीएफ भेज देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। रोहित, इसका जो एग्जाम्पल है, हम लोग एक एग्जाम्पल इसका यूज करते हैं कॉबवेब मॉडल में, जो मैंने आप लोग के साथ नहीं डिस्कस किया है क्योंकि वो आप लोग के सिलेबस में अब नहीं है। तो बेसिकली इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको इकोनॉमी से रिलेट करूं तो वो इस तरीके का होता है, जैसे मान लीजिए हम किसी प्रोड्यूसर की बात करते हैं, कोई उत्पादक है और जिसको आगे आने वाले सालों के बारे में ये डिसाइड करना है कि वो कितना प्रोड्यूस करे, क्योंकि भाई देखिए कंजम्पशन क्या है,
आप एक कंज्यूमर की तरह जब डिसीजन लेते हैं कि आपको इस साल कितना सामान खरीदना है और कितना नहीं, तो वो आप अपनी इनकम के हिसाब से तुरंत डिसाइड कर लेते हैं। इनकम को देखेंगे आप देखेंगे कि कितनी महंगाई है या कोई चीज कितनी महंगी हुई है, उसके हिसाब से आप तुरंत डिसाइड कर लेंगे कि आपको कितना खरीदना चाहिए और कितना नहीं खरीदना चाहिए। बट ये इतना ईजी है एक प्रोड्यूसर के लिए नहीं होता। सिलेबस अभी मुझे नहीं पता सत्यम, अभी हम लोग कर्टेल सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग को मुझे हम लोग को यूनिवर्सिटी से कोई नोटिस नहीं आया कि हम लोग फुल सिलेबस फॉलो करें, और फुल और कर्टेल दोनों में कुछ खास डिफरेंस है नहीं। तो खैर, तो हम लोग जब प्रोड्यूसर की बात करते हैं तो प्रोड्यूसर को आगे आने वाले 1 साल के लिए पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। वो सोचता है कि आगे आने वाले 1 साल के लिए हमें कितना प्रोड्यूस करना चाहिए कि मेरा लॉस ना हो। वो कुछ एस्टिमेट लगाएगा कि हम कितनी डिमांड होगी, उसके हिसाब से हमें कितनी सप्लाई करनी पड़ेगी, कितनी प्राइस होगी, तो हम कितना बना सकते हैं डिपेंडिंग कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। तो एक प्रोड्यूसर के लिए डिफरेंस इक्वेशन का यूज बहुत होता है, कि जब हम कहते हैं कि हम डिमांड और सप्लाई जहां बराबर होता है वहां आपका इक्विलिब्रियम डिटरमिन हो जाता है। ठीक है, तो डिमांड के बारे में तो आपको नहीं पता ना बीइंग अ प्रोड्यूसर, अगले साल की डिमांड के बारे में। तो वो जो एस्टिमेशन होता है कि आप कैसे पता लगाएंगे कि अगले साल की डिमांड लगभग कितनी होगी। ठीक है, आप एक्यूरेट नहीं पता लगा सकते, आप कोई फ्यूचर का एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक आप एस्टिमेट करेंगे कि हाँ शायद इतने लेवल तक की डिमांड होगी। फिर आप प्राइसेस के बारे में स्टडी करेंगे, तो पिछले सालों का आप ट्रेंड देखेंगे कि प्राइस में कितना डिफरेंस आया है, उसके हिसाब से आप आगे आने वाली 1 साल की प्राइस को एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे, और उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि आप अगले 1 साल के लिए आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये हम आपको एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल दे रहे हैं। तो इस चीज में ये इसका यूज होता है कि डिफरेंस इक्वेशन बेसिकली इकोनॉमी की हर उस सेक्टर में यूज होगा जहां पर ये लगता है कि आपको फ्यूचर के बारे में जानने के लिए आपको पास्ट को स्टडी करने की जरूरत है, जहां पर आपको आगे आने वाले टाइम के लिए आपको कुछ डिसीजन आज लेना है, तो उसके लिए आपका डिफरेंस इक्वेशन का यूज होता है। ठीक है, शोभा, ये जो मैंने आपने लिखा है कि मैंने डिफरेंस इक्वेशन की स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था, देखिए आप लोग को कोई अलग से कुछ ऐसा नहीं करना है। आप लोगों ने जो भी पढ़ा हुआ है अभी तक, आई थिंक आप लोग ने कुछ मॉडल्स भी पढ़े होंगे इसमें फर्स्ट पेपर में, अपने इसी थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर में, जैसे लाइक सोलो मॉडल, हैरोडोमर। इसमें भी आपको हो सकता है टाइम पीरियड का कुछ यूज मिल जाए। कुछ ऐसा आपको नोट्स वो करने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक से एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे आप नॉर्मल आप लोग कंजम्पशन फंक्शन पढ़ते हैं कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। तो मैंने कंजम्पशन का एग्जाम्पल लिया था, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें कि टाइम की कोई बात ना की गई हो। तो आप कह दीजिए कि ये एक नॉर्मल इक्वेशन है जिसमें आपकी टाइम की कोई बात नहीं की गई। तो हम ये मान के चलते हैं कि हम जितने भी वेरिएबल्स को इसमें स्टडी कर रहे हैं वो सारे एक ही टाइम पीरियड के हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये कहिए कि जब आप टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो हम लोग टाइम एलिमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। तो सी टी इज इक्वल टू मान लीजिए ए प्लस बी वाई टी। तो आप कहिए कि इसमें भी और इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि हम तो सेम टाइम पीरियड की ही बात कर रहे हैं। हम अगर नहीं भी टाइम पीरियड को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो भी हम सेम टाइम पीरियड की ही बात कर रहे हैं। फिर आप नेक्स्ट स्टेप इंट्रोड्यूस कर सकती हैं एक लैग्ड वैल्यू को लेके, कि बी वाई टी माइनस बी वन वाई टी माइनस वन, इस तरीके से। और आप कहिए कि जब भी आप कोई लैग्ड वैल्यू लेके आते हैं वहां पे आप रोल आता है डिफरेंस इक्वेशन का। हम जब भी किसी इक्वेशन में कोई लैग्ड वैल्यू इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो हम कहते हैं कि ये आपका एक डिफरेंस इक्वेशन है। तो देखिए आपको ऐसा कुछ अलग से नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको अपने हिसाब से थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से कर रहे हैं। स्टार्ट करिए बेसिक इक्वेशन से, धीरे धीरे लेकर आइए उसको कि आप उसको डिफरेंस इक्वेशन में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। फिर उसका थोड़ा सा सिग्निफिकेंस डिस्कस कर लीजिए कि हम क्यों कर पढ़ते हैं, क्यों है डिफरेंस इक्वेशन, क्यों एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं डिफरेंस इक्वेशंस। थोड़ा सा उसको डिस्कस करके फिर उस एक्सप्लेनेशन पे आ जाइए जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। प्रबोधनी, आप किस इक्वेशन को रिपीट करने की बात कर रही हैं? राकेश, आपको टी की वैल्यू इनिशियल वाली दी होगी, ठीक है, और बाकी आपसे किसी साल की वैल्यू अगर निकालने को कहता है तो आप सोल्यूशन के थ्रू निकाल सकते हैं। तो वो आपको बताएगा कि वो किस साल की वैल्यू कह रहा है। साल की मतलब है कि टी इज इक्वल टू 1 है, टी इज इक्वल टू 5 है, कुछ कुछ ऐसा कुछ भी करके आपको बोल सकते हैं वो। मुझे अभी भी समझ नहीं आया प्रबोधनी, आप किस इक्वेशन को रिपीट करने की बात कर रही हैं? जो हम लोगों ने ये सोल्यूशन लाया, आप इस इक्वेशन की बात कर रही हैं?
अच्छा, ये आपका रिजल्ट है ना डिफरेंस इक्वेशन का। हम लोगों ने, अच्छा इसको सॉल्व नहीं किया है। हम लोगों ने ये जो आपका इक्वेशन है इसको अपने फॉर्मूले में पुटअप किया। कौन से फॉर्मूले में? ये वाले फॉर्मूले में, ये वाले फॉर्मूले में। ये जो हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने जिस फॉर्मूले को डिराइव किया था, हमने क्या कहा था, ये क्या कौन सा फॉर्मूला है? ये आपका सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में हमें ए की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए और एक जीरो की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हमारे इस केस में आपका जो ए है वो आपका 2/3 है, बी आपका 5 है और y जीरो आपका 2 है। सीधे से उस फॉर्मूले में पुटअप करिए, आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा सॉल्व करने पे। ठीक है, टी की वैल्यू सही है या नहीं ये आप कैसे पता कर सकती हैं मानसी? आप ये अगर पूछ रही हैं कि वाई की वैल्यू सही है कि नहीं, तो मैं आपका क्वेश्चन फिर भी आंसर कर सकती हूँ। लाइक आपने ये सोल्यूशन निकाल लिया, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब आप ये चेक करना चाहती हैं कि ये पूरा सोल्यूशन सही है या नहीं है, तो इसके लिए आपको y की एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो आपका y जीरो है, क्योंकि बस यही एक वैल्यू है जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है y की, और तो कोई वैल्यू दी नहीं हुई है। आप y n की जगह y जीरो लिखिए यहाँ पे, और 2/3 n की जगह जीरो लिखिए, और बाकी का -13 + 15। तो किसी की वैल्यू, किसी की पावर अगर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। तो ये 2/3 रेज टू पावर जीरो 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू -13 इज -13 एंड -13 +5 सॉरी +15 इज इक्वल टू 2। तो y जीरो आपका 2 के बराबर है, और यही आपका क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो आपका ये जो सोल्यूशन आया डिफरेंस इक्वेशन का, सोल्यूशन का जो इक्वेशन आया है, ये आप चेक करके बता सकती हैं कि हाँ सही आया है। फिर इसके आगे अगर आपको y1 निकालना है, y2 निकालना है, या जो भी आगे निकालना है, उसको तो फिर वो आप सीधे से पुटअप करके निकाल ही सकती हैं। फिर वो चीज, उसके लिए आपको हर एक वैल्यू थोड़ी ना दी होगी, फिर वो तो आपको खुद ही एस्टिमेट करना है। फिर डिफरेंस इक्वेशन का तो काम ही यही है ना, कि वो एस्टिमेट कर सके। देखिए डिफरेंस इक्वेशन का एक थोड़ा सा रिलेटेबल काम आप लोग को बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये सोल्यूशन निकाल लिया, ठीक है, और ये सोल्यूशन निकालने के बाद आपको y जीरो की वैल्यू तो दी हुई थी क्वेश्चन में, उसके बाद आपने y1 निकाल लिया, y2 निकाल लिया, y3 निकाल लिया, ऐसे करके मान लीजिए आपने निकाल लिया कुछ सालों की वैल्यूज। और मान लीजिए हर एक टाइम पीरियड आपका एक एक साल दिखा रहा था। और मान लीजिए ये जो एनालिसिस थी ये कोई प्रोड्यूसर कर रहा था, और प्रोड्यूसर को देखना था कि समय के साथ प्राइसेस कैसे चेंज हो रही हैं उसकी कमोडिटी की। वो जो भी प्रोडक्ट बना रहा है पर ईयर उसकी प्राइस कैसे चेंज हो रही है, वो इस पैटर्न को स्टडी करना चाहता था। और इस पैटर्न को स्टडी करके वो ये डिसाइड करना चाहता है आज की डेट में कि वो आने वाले सालों में कितना प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि एक प्रोड्यूसर, या फिर हम कहते हैं जब इक्विलिब्रियम होता है, तो जहाँ पे आपका डिमांड और सप्लाई बराबर होता है, हम कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम वहां पे स्टैब्लिश हो गया, आपकी प्राइस निर्धारित हो गई, आपकी क्वांटिटी निर्धारित हो गई। ठीक है, तो मान लीजिए हम इसको P0 कह देते हैं। तो मान लीजिए P0 आपकी प्राइस थी जो कि आपकी सबसे पहले टाइम पीरियड पे दिखा रही थी। अब यहाँ पे सारे y को समझ लीजिए कि ये आपके सब प्राइस को दिखा रहे हैं, इनको सॉल्व करके आपको प्राइस मिल जाएगी। तो P0 यानी कि y0 उसको पता है कि यहाँ पर हो रहा है, ये आपकी इनिशियल कंडीशन है। उसके बाद का आगे का उसे कुछ नहीं पता, वो खुद कैलकुलेट कर रहा है। y1 यानी कि प्राइस अगले साल कितनी होगी, फिर उसके अगले साल कितनी होगी, फिर उसके अगले साल कितनी होगी, ये उसने मान लीजिए सारा कुछ डिफरेंस इक्वेशन से कैलकुलेट किया। तो वो टाइम के साथ साथ प्राइस में होने वाले चेंजेस को, ऊपर नीचे जो भी हो रहे हैं, उनको एनालाइज करेगा। क्योंकि मान लीजिए अगर P0 की वैल्यू 5 है, फिर P1 की वैल्यू मान लीजिए 10 हो जाती है, फिर P2 की वैल्यू आपकी मान लीजिए 8 हो जाती है, मान लीजिए ऐसे कुछ फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, तो वो पैटर्न को स्टडी करेगा और वो देखेगा कि अगर P1 की वैल्यू मान लीजिए 10 हो रही है और वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर वो क्या देखेगा, सप्लाई जो है डिमांड से ज्यादा जा रही है, तो वो सोचेगा कि नेक्स्ट टाइम पीरियड में मैं अपनी सप्लाई कम कर लूंगा। फिर हो सकता है वो सोचे कि जब वो P1 में आ जाएगा तब वो कैसे बिहेव करेगा, तो वो देखेगा कि उस टाइम पे P2 की प्राइस जो है नीचे जा रही है, थोड़ी कम हो रही है, तो वो देखेगा कि अच्छा ठीक है, हमें अपनी सप्लाई उतनी कम करने की जरूरत नहीं है जितनी हमने पहले कम की थी। तो बेसिकली मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये चीज इसमें भी हेल्प करती है कि आप डिसीजन ले सकते हैं।
बीइंग अ प्रोड्यूसर या आप कोई भी ऐसे पर्सन है जिसको फ्यूचर के बारे में कुछ एस्टिमेट करना है या कुछ डिसीजन लेना है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप डिसाइड कर सकते हैं। कुछ तो प्रिडिक्शन होगा, कुछ तो एक्सपेक्टेशन होगा, उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। और वो जो भी आप डिसाइड करेंगे, जो भी डिसीजन आप लेंगे, वो डिसीजन केवल ऐसा रैंडम डिसीजन नहीं होगा कि आपने बस मन में आया और ले लिया। आपने उस डिसीजन को थोड़ा सा स्टडी किया होगा, आपने कुछ पुरानी जो उस वेरिएबल की वैल्यूज थी, पिछले सालों में उस वेरिएबल ने जैसा बिहेव किया होगा, उसके हिसाब से वो आप आज का डिसीजन लेंगे। ठीक है? तो इसलिए डिफरेंस इक्वेशन वहां पर भी आपका यूजफुल हो जाता है। ना सिर्फ इसलिए कि आप आगे आने वाले सालों की वैल्यू प्रिडिक्ट करें और फिर आप उस पर पॉलिसी बनाएं, बल्कि इसलिए भी कि आप एक इकोनॉमिक एजेंट हैं और आपको अगर कोई डिसीजन लेना है तो वो आप कैसे ले सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक एजेंट है मतलब आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो इकोनॉमी में ऐड हो रहा है, इकोनॉमी के कह दीजिए जीडीपी में ऐड हो रहा है। तो फिर आपको जो डिसीजन आप ले रहे हैं वो आपका ऐसे बस वेग डिसीजन नहीं हो सकता कि बस आपने ले लिया। उस डिसीजन के पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए। डेफिनेटली जब आप फ्यूचर के बारे में कोई डिसीजन लेते हैं तो वो 100% सही हो या 100% उसी तरीके से वो अकर करे जैसा आप सोच रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। बट 100% ना करे तो कम से कम नियर टू 100% करे। हम इतने भी डिसीजन लेने में गलतियां ना करें कि डिसीजन अल्टीमेटली हमें लॉस लेकर आए। तो बीइंग अ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर क्या चाहता है? प्रोड्यूसर प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, वो कोई वेलफेयर के लिए थोड़ी नहीं काम कर रहा है। तो अगर वो प्रॉफिट अर्न करना चाहता है तो ठीक है, मान लीजिए हो सकता है उसने सोचा हो कि वो कितना इतना प्रॉफिट अर्न करेगा, चलिए उतना नहीं करेगा बट कुछ तो करेगा। ये इससे बेटर कि वो लॉस में जाए, वो ये सोचेगा ना कि ठीक है थोड़ा कम ही प्रॉफिट में अर्न करूं बट मैं सोचूं कि ऐसा डिसीजन लूं जो मुझे प्रॉफिट तो लेकर आए, भले उतना नहीं लेकर आए। तो हर एक इकोनॉमिक एजेंट अपने लिए एक बेस्ट डिसीजन लेना चाहता है। उस पर्सपेक्टिव में भी आपको डिफरेंस इक्वेशन का यूज देखने को मिलता है। आप जब आगे ग्रोथ वगैरह के मॉडल्स पढ़ेंगे, इवन अभी भी आप लोग हैराडोमर, सोलो, इन सब के और रॉबिन्सन, इस तरह ये सारे मॉडल्स हैं, बहुत तो ज्यादा इसमें यूज नहीं है सब चीजों, बट थोड़ा टाइम वाली चीजें आप लोग को समझ में आएंगी उसमें। सोलो अपना एक टाइम पाथ डिस्कस करते हैं कि टाइम के साथ कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं, आप वहां पे पढ़ेंगे आप लोग फर्स्ट पेपर में, तो आप लोग को थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं वहां पे डिफरेंस इक्वेशंस को, कि जिस जिस भी मॉडल में वो टाइम एलिमेंट की बात करते हैं, तो जरूरी नहीं कि सामने से, बट बैक ऑफ द वर्किंग में उन्होंने डिफरेंस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया होगा। ठीक है? तो अभी आप लोग जब फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा सा ये सारे मॉडल्स पर भी थोड़ा सा फोकस रखिएगा और वहां पे साथ साथ ऐसे रिलेट करके सोचिएगा कि क्या क्या हो सकता है इसकी एप्लीकेबिलिटी। चलिए ठीक है फिर, आप लोग हम लोग नेक्स्ट कल मिलते हैं, और आज की क्लास हम यहीं पे ओवर कर रहे हैं फिर। ठीक है?